हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमारा चैप्टर है वो है आपके चैप्टर नंबर 13। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले तक हम इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम इससे पहले तक एल्केन के बारे में पढ़ चुके थे, एल्काइन के बारे में पढ़ चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होती है, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, किस प्रकार से इनके भौतिक गुण होते हैं, किस प्रकार की इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, क्या इनका पर्यावरण पर प्रभाव होता है। और पिछले जो जेईई मेन में और नीट में और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ तक कि जेईई एडवांस में पिछले क्वेश्चन आए थे, हम उनको साथ में डिस्कस करते चलेंगे कि एनसीईआरटी में किस जगह से कहाँ पर कौन से ईयर में आपके क्वेश्चन आया था। तो वीडियो में अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। तो देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो आपको ये बोला गया है कि ये क्या होते हैं। देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन भी कहते हैं। एरीन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेंजीन होती है इसके अंदर, क्योंकि इनमें अधिकांश यौगिकों में विशिष्ट गंध, जिसको आप बोलते हैं ग्रीक शब्द में एरोमा, जिसका अर्थ होता है सुगंध। तो एरीन एरीन का विशेष नाम क्या है? पुराने जमाने में क्या होता था, ग्रीक में सुगंध को बोला जाता था एरोमा, और जितने भी आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उनमें सुगंध आती है। ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक नाम दिया जाता है। अधिकतर ऐसे यौगिकों में बेंजीन वलय पाई जाती है। यद्यपि बेंजीन वलय अति असंतृप्त होती हैं, परंतु अधिकतर अभिक्रियाओं में बेंजीन वलय अति असंतृप्त बनी रहती है। एरोमेटिक यौगिकों के कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें बेंजीन वलय नहीं होती है, किंतु उनमें अन्य अति संतृप्त अवलय, हाँ देखिए अति असंतृप्त वलय होती है। जिन एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन वलय होती है उनको बोला जाता है बेंजीनोइड, और जिनमें नहीं होती उनको बोला जाता है अवेंजीनोइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरीन के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसमें तो सभी में क्या है, बेंजीन वलय है। तो ये वेंजीन, इसको बोलना, इसको आप जानते हैं, इसको बोलते हैं वेंजीन, इसको बोला जाता है टोलुइन, इसको बोला जाता है नेप्थलीन। ये होता है आपके वाई फेनिल। देखिए सिंगल वाले को C6H12 को बोला जाता है फेनिल, और यहाँ पर क्या है, 2 फेनिल तो जाएगा वाई फेनिल। तो आप देख सकते हैं आगे आपको बोला गया, देखिए आगे आपको बोला है कि नाम पद्धति तथा समाव्यक्ता। अब नाम पद्धति किस प्रकार की होती है, समाव्यक्ता क्या होती है। देखिए बेंजीन को सिंपली बेंजीन बोला जाता है, और जो व्युत्पन्न होते हैं ना उनको हम उनकी स्थिति के साथ में लिख दिया जाता है। तो देखिए इन हम एरोमेटिक यौगिकों की नाम पद्धति तथा समाव्यक्ता का वर्णन एकक 12 में कर चुके हैं। बेंजीन के सभी 6 हाइड्रोजन परमाणु समतुल्य हैं, तो अतः ये एक प्रकार का एकल प्रतिस्थापित उत्पाद बनाती है। यदि बेंजीन के 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 समान या भिन्न एक संयोजी परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो, तो 3 विभिन्न स्थिति समावयवी संभव है। ये है 1 अथवा 2, 1 या 6, इसको बोला जाता है ऑर्थो, 1 या 3 अथवा 1 या 5 मेटा, हाँ 1 या 4 पैरा। द्विप्रतिस्थापित बेंजीन व्युत्पन्न के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आप उनको देखेंगे। देखिए एक तो है आपके मेथिल बेंजीन, इसको बोला जाता है टोलुइन। आप देख सकते हैं 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, आप देख सकते हैं 1,3 डाइमेथिल बेंजीन, आप देख सकते हैं 1,5 डाइमेथिल बेंजीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहे आपके 2 के अंदर तीन स्थितियां संभव है। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मेथिल लगाना चाह रहा हूँ बेंजीन के अंदर, तो वो 3 जगह 3 तरीके से लगाई जा सकती है। और तो इनके नाम कैसे दिए जाते हैं, देखिए इसका नाम क्या दिया जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, सीधा सा नाम है। इसका नाम क्या दिया जाएगा, 1,3 डाइमेथिल बेंजीन, या फिर एक और नाम भी होता है इसका, इसको बोला जाता है मेटाजाइलिन, इसको बोला जाता है पैराजाइलिन। देखिए सिंगल मेटल को बोला जाता है टोलुइन, और डबल वाले को बोला जाता है जाइलिन। हाँ तो देखिए यहाँ पर एक चीज होती है बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन, और 3 वाले को बोला जाता है मेसिटलीन। अब हम देखेंगे बेंजीन की संरचना। बेंजीन की संरचना में बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आने वाली सांप की स्टोरी। तो देखिए जो कैकुले ने बेंजीन की संरचना दी थी, उनके सपने में आ गए थे सांप, और सांप ने क्या कर लिया था, वो अब आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए सांप ने क्या था, अपने मुंह के अंदर अपनी पूंछ को दबा लिया था, जिससे उनको क्या था, बेंजीन की खोज का पता लग पाया कि बेंजीन की खोज किस प्रकार से हुई थी। तो बेंजीन को सर्वप्रथम माइकल फेराडे ने सन 1825 में प्राप्त किया। तो देखिए वही वाले माइकल फेराडे हैं जो अपने फिजिक्स में आते हैं। साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के होते हैं, साइंटिस्टों का दिमाग बहुत ही तेज होता है। बेंजीन का ये अणुसूत्र C6H6 है जो उच्च असंतृप्तता दर्शाता है। ये अणुसूत्र संगत एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से कोई संबंध नहीं बताता है। यद्यपि इसकी संभावित संरचना के बारे में क्या सोचते हैं, इसके विशिष्ट गुण तथा सामान्य स्थायित्व के कारण इसकी संरचना निर्धारित करने में कई वर्ष लग गए, और यहीं पर आएगी आपकी वो सांप वाली स्टोरी। तो बेंजीन एक स्थायी अणु है और ट्राइओजोनाइड बनाता है, जो 3 द्विआवंत की उपस्थिति को इंगित करता है। जब इसके ओजोन अपघटन कराया जाता है तो ये बना देता है ट्राइओजोनाइड। बेंजीन केवल एक प्रकार का एकल प्रतिस्थापित व्युत्पन्न बनाता है, जो बेंजीन के 6 कार्बन तथा 6 हाइड्रोजन की समानता को इंगित करती है। इन परीक्षणों के आधार पर ऑगस्ट कैकुले ने सन 1865 में बेंजीन की एक संरचना दी, जिसे आप 6 कार्बन परमाणु की चक्रीय व्यवस्था है, उसमें एकांतर क्रम में द्विआवन तथा प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो ये आपके बेंजीन की कैकुलेशन संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। आप इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर आपको शुरू में बता रखी थी उस प्रकार से भी लिखते हैं। बेंजीन के अंदर पूरी की पूरी इस प्रकार से रिंग बना करके।
देखिए यहाँ पर एक स्टोरी ये है कि इन्होंने बेंजीन की खोज कैसे की थी। ये थे आपके एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हम एक बार उसको पढ़ते हैं। तो क्या था भाई, ये बेंजीन में क्या मतलब अपनी लैब में काम कर रहे थे बेंजीन के ऊपर। काम करते करते उनको पता नहीं था कि भाई बेंजीन की संरचना कैसी होगी कैसी नहीं होगी। उसके बाद में काम करते करते इनकी नींद लग गई, झपकी लग गई। उसके बाद इनको आया सपना। सपना आने पर इन्होंने देखा कि इनके सपने में सांप ही सांप आ रहे हैं। बहुत सारे सांप आसमान में तैर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। और फिर अचानक से क्या हुआ, एक सांप ने अपनी मुंह से क्या था, अपनी जो पूंछ थी ना, अपनी दो उसको खा लिया। और उसके बाद इसकी नींद जागी साइंटिस्ट की। तो इसको याद आया कि भाई बेंजीन की संरचना मैं ऐसे भी बना सकता हूँ जैसे सांप आ रहे थे मेरे सपने में। तो देखिए यहाँ पर क्या था, देखिए इन्होंने एक रोचक घटना बता रखी है यहाँ पर ये रही कि मैं पाठ्य पुस्तक लिख रहा था परंतु कार्य आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि मेरे विचार कहीं अन्य थे। कहाँ पर थे, बेंजीन की संरचना में। तथा मैंने अपनी कुर्सी को अलाव की ओर किया। अलाव यानी होती है आग। कुछ समय बाद मुझे झपकी लग गई। स्वप्न में मेरी आंखों के सामने परमाणु नाच रहे थे। अनेक प्रकार के विन्यासों की संरचनाएं मेरी मस्तिष्क की आंख के सम्मुख घूम रही थी। मैं स्पष्ट रूप से लंबी लंबी कतारें देख पा रहा था जो कभी कभी समीप आ रही थी। वे सर्फ की भांति घूम रही थी, यानी कि सांप ही घूम रहे थे इसके सपनों में। कुंडली बना रही थी, सांप कुंडली बना रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक सर्प ने अपनी दुम को यानी कि अपनी पूंछ को अपने मुंह में दबा लिया। इस प्रकार बनी संरचना को मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। सपने की संरचना ये बताए। तभी अचानक से मेरी आंख खुल गई तथा रात्रि का शेष यानी कि जो आधी रात बची हुई थी, मैंने अपने सपने को समझकर उपयुक्त निष्कर्ष निकालने में व्यतीत किया। इसके बाद इसने क्या किया था, बेंजीन की संरचना बना दी केकुले वाली, केवल एक सपने से। आप देख सकते हैं कितना महान साइंटिस्ट था। तो फिर देखिए कुछ आगे बता रखा है इन्होंने कि वो आगे कहते हैं कि सज्जनों, हमें स्वप्न देखने की आदत डालनी चाहिए, तभी हम सत्य से साक्षात्कार कर सकते हैं। परंतु हमें अपने स्वप्नों को इससे पहले कि हम उन्हें भूल जाएं अन्य को बता देना चाहिए। और ये कब कहा था इसने, 1890 में, आज से लगभग 110 साल पहले। तो 100 वर्ष के बाद कैकुले की जन्म शताब्दी के अवसर पर पॉलीबेंजोनेट संरचना युग्मों के एक वर्ग को कैकुलिन नाम दिया गया। तो ये तो इसके सम्मान के बारे में किया गया था, कुछ कुछ बता दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैकुले की संरचनाएं बेंजीन कुछ इस प्रकार की संरचना बनाती है। इस प्रकार की संरचनाएं बेंजीन की होती हैं। यहाँ पर ये रहे, देखिए यहाँ पर आपको आगे बोला है कि कैकुले संरचना 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन के दो समावयवों की संभावना व्यक्त करती है। एक समावयव में दोनों ब्रोमीन परमाणु द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, जबकि दूसरे समावयव में एकल आबंधित कार्बन परमाणु से। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर संरचना बताई जा रही है। आप देखोगे यहाँ पर क्या, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर है डबल बॉन्ड। आप देखोगे यहाँ पर क्या, दोनों की दोनों डबल बॉन्ड, इसमें बीच में आ रहा है उसमें नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि परंतु बेंजीन वलय केवल एक ही और तो द्विप्रतिस्थापित उत्पाद बनाती है। समस्या का निराकरण कैकुले ने बेंजीन में द्विआबंध के दोलन यानी ऑक्सीलेटिंग प्रकृति पर विचार करके प्रस्तावित किया। तो कैकुले ने क्या किया था, ऊपर पढ़ चुके हैं। ये सुधार भी बेंजीन की संरचना के सामान्य स्थायित्व तथा योगात्मक अभिक्रियाओं की तुलना में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्राथमिकता को समझाने में विफल रहा, जिसे बाद में अनुनाद यानी कि रेजोनेंस द्वारा समझाया गया। तो कैकुले ने कहा था कि भाई बेंजीन की ये वाली संरचना भी पाई जाती है, ये भी पाई जाती है, और दोनों क्या होते हैं, साम्य में होते हैं। फिर बाद में पता चला जब अनुनाद की खोज हुई थी ना, कि अनुनाद नाम की भी कोई चीज होती है जो बेंजीन को स्थायित्व प्रदान करती है। देखिए अनुनाद तथा व्यंजन का स्थायित्व की संयोजकता वन सिद्धांत के अनुसार द्विआबंध के दोलन को अनुनाद के द्वारा समझाया गया। व्यंजन विभिन्न अनुनादी संरचनाओं का संकर है। कैकुले द्वारा दो मुख्य संरचनाएं कै एवं कै दी गई। उसने कहा ऐसा भी पाया जाता है, ऐसा भी पाया जाता है। और अनुनाद संकर को षटभुजीय संरचना में वृत्त या बिंदु वृत्त द्वारा गे में प्रदर्शित किया गया। आप तो ऐसे दर्शा सकते हो या फिर ऐसे दर्शा सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। वृत्त व्यंजन वलय के 6 कार्बन परमाणु पर विस्थानीकृत यानी कि डीलोकलाइज 6 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। विस्थानीकृत का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन व्यंजन वलय में घूम रहे हैं, वो एक जगह पर स्थिर नहीं है, उनका कोई स्थान फिक्स नहीं है। विस्थानीकृत का मतलब ये होता है। कक्षीय अतिव्यापन हमें बेंजीन संरचना के बारे में सही दृश्य देता है। बेंजीन के सभी 6 कार्बन परमाणु sp2 संकृत हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु 2 sp2 संकृत कक्षक निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 कक्षक से अतिव्यापन करके 6 सिग्मा सिग्मा आबंध बनाते हैं जो समतलीय षटभुजीय होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु के बचे हुए sp2 कक्षक प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक से अतिव्यापन करके 6 सिग्मा आबंध बनाते हैं। अतः प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक असंकृत p कक्षक रह जाता है जो वलय के तल के लंबवत होता है, जैसा नीचे दर्शाया गया है। तो बेंजीन में क्या होता है, देखिए बेंजीन का कार्बन कार्बन के बीच में बनता है सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बनता है सिग्मा 1, और एक कक्षक रह जाता है शेष जो होता है तल के लंबवत। कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए तल के लंबवत ये क्या करते हैं, आपस में बना लेते हैं पाई 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3D में इसकी संरचना दे रखी है, कुछ इस प्रकार से होता है ये। तो आपको बोला है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु पर उपस्थित असंकृत p कक्षक इतने निकट होते हैं कि वे पार्श्व अतिव्यापन करके आबंध का निर्माण करते हैं। p कक्षकों के अतिव्यापन से 3 आबंध बनने की क्रम से 2 संभावनाएं होती है, C1 C2 पर
C3C4 पर या C5C6 पर, अथवा C2C3C4 C5 या C6C1 जैसा नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया गया है। संरचना 13.6 के तथा केकुले की विस्थानीकृत आवंतिक संरचना दर्शाता है। तो ये आपको यहाँ पर ऊपर बताया जा चुका है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये वाला पाई बॉन्ड बन जाएगा और या फिर यहाँ पर बन जाएगा या फिर यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है युग्म में, दो मतलब दो कार्बन आएंगे तो पाई बॉन्ड बनेंगे, इसलिए यहाँ पर बनते हैं 3-3 पाई बॉन्ड। या फिर कुछ इस प्रकार से बन सकता है। तो ये है आपके बेंजीन की संरचनाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताएगा। तो विवर्तन से ज्ञात की गई वलय में कार्बन परमाणुओं के मध्य अंतर नाभिकीय दूरी समान पाई गई और प्रत्येक कार्बन परमाणु के पी कक्षक की दोनों तरफ 7 वाले कार्बन परमाणु के पी कक्षक क्षति व्यापन की संभावना समान है। चित्र 13.7 ग। इस इलेक्ट्रॉन नंबर को चित्र 13.7 ग के अनुसार षटभुजीय वलय के ऊपर तथा एक नीचे स्थित माना जा सकता है। ये वाला बोला गया है आपको इस टाइप का। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस प्रकार कार्बन के 6 पी इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होकर 6 कार्बन नाभिकों के परितः स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे, ना कि वे केवल 2 कार्बन नाभिकों के मध्य, जैसा चित्र 13.7 के एवं के में दर्शाया गया है। आपको बोला है कि विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन नंबर 2 कार्बन परमाणु के मध्य स्थित इलेक्ट्रॉन नंबर की बजाय वलय के सभी कार्बन परमाणुओं के नाभिक द्वारा अधिक आकर्षित होगा। अतः विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में बेंजीन वलय परिकल्पित साइक्लोहेक्साटाइन की तुलना में अधिक स्थायी है। फिर आगे आपको ये बोला गया कि एक्स किरण विवर्तन आंकड़े बेंजीन के समतलीय अणु को दर्शाते हैं। बेंजीन की उपयुक्त संरचना क तथा ख सही होती है तो दोनों प्रकार में कार्बन कार्बन नामक लंबाई की अपेक्षा की जाती है, जबकि एक्स किरण आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर 6 समान कार्बन कार्बन नाबंद लंबाई 139 पिकोमीटर पाई गई, जो 6 सिंग कार्बन कार्बन एक अलाबंद 154 पिकोमीटर तथा कार्बन कार्बन द्विआबंद 134 पिकोमीटर के मध्य है। अतः सामान्य परिस्थितियों पर बेंजीन पर शुद्ध द्विआबंध की अनुपस्थिति बेंजीन पर योगजैविक क्रियाएं होने से रोकती है। ये बेंजीन के असाधारण व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि भाई बेंजीन डबल बॉन्ड की तरह व्यवहार नहीं कर रही है, ट्रिपल बॉन्ड की तरह नहीं कर रही, तो कैसे व्यवहार करेगी? ये एकदम अलग ही व्यवहार करती है। इसको आगे जो गुण है आपके वो है एरोमेटिकता। अब एरोमेटिकता क्या होती है देखिए, बेंजीन को जनक एरोमेटिक यौगिक मानते हैं। अब एरोमेटिक नाम सभी वलय तंत्रों, चाहे उसमें बेंजीन वलय हो या नहीं, में प्रयोग लाया जाता है। ये निम्नलिखित गुण दर्शाते हैं। तो एरोमेटिक यौगिकों के लिए एक गुण दिया था, देखिए अकल नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने कहा था कोई भी यौगिक एरोमेटिक होगा उसके लिए निम्न शर्तें होंगी। तो सबसे पहली शर्त यह है कि अणु क्या होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। समतलीय होगा मतलब उसका जो संकरण है वो तो या तो sp2 होना चाहिए या फिर होना चाहिए sp। सेकंड कहा था उसके अंदर अनुनाद होना चाहिए, मतलब कि पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए, अनुनाद होना चाहिए। और तीसरा ये कहा था उसने कि उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना वो आनी चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें। अगर ये तीनों की तीनों गुण कोई अणु संतुष्ट कर रहा है तो वो आ जाता है आपके क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। ये था कल का नियम। तो सबसे पहला था समतलीयता। सेकंड है कि वलय में इलेक्ट्रॉनों का संपूर्ण विस्थानीकरण, यानी कि जो आपकी रिंग है ना वो क्या पूरी होनी चाहिए। तीसरा है जैसे कि मान लीजिए मैं अगर यहाँ से चल जाऊं, मैं यहाँ से क्या करूं, चल जाऊं ऐसे करके, इस बॉन्ड को दे दूं मैं यहाँ पर, इसको दे दूं यहाँ पर, इसको दे दूं मैं यहाँ पर और वापस इसको दे दूं यहाँ पर, तो चक्र पूरा हो गया। तो ये पूरा होना चाहिए। मान लीजिए मैं इस बॉन्ड को दे दूंगा यहाँ पर, इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर और इसको दे दूंगा यहाँ पर, तो अभी चक्र पूरा हो रहा है, यानी चक्र टूटना नहीं चाहिए। और वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों आयनिक पूर्णांक है, इसे अकल नियम द्वारा उल्लेखित करते हैं, इसी को अकल का नियम कहते हैं। और ये तीनों गुण जिसमें पाए जाएंगे वो आ जाएगा एरोमेटिक। देखिए एरोमेटिसिटी पर जेई मेन में, जेई एडवांस में, नीट में भर भर के प्रश्न आए, इतने प्रश्न आए। देखिए जेई एडवांस में प्रश्न आता है कि दिए गए यौगिकों में से एरोमेटिक यौगिकों की संख्या लिखिए। अब 1 से लेकर 9 तक के जो अंकन वाले प्रश्न आते हैं उसमें भी आता है। बिल्कुल सिंपल यही नियम लगाना है, अकल नियम, उसमें आपको बताना है। नीट में प्रश्न आया था एक अभी पिछले साल ही आया था कि निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है, आपको अकल का नियम लगा के देखना था। जेई मेन में तो प्रत्येक साल क्वेश्चन आते हैं भर भर के। देखिए आगे देखिए यहाँ पर आपके नेप्थलीन, आप इसमें देखोगे पाई बंधों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5, तो मेरे पास पाई बंद कितने हैं 5। पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10। 4 × 2 + 2 4n+2 आ रहा है ना। देखिए 4n+2, n का मान कितना रख रहा हूं मैं यहाँ पर 2, 4 दूनी 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एंथ्रासीन क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना पूर्ण संयुग्मन हो रहा है नहीं हो रहा। उसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिननी है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखना है ये 4n+2 के फॉर्म में है या नहीं। तो अब देखेंगे बेंजीन का विरेचन, बेंजीन को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो बेंजीन के निर्माण की अभिक्रिया हम देखने वाले हैं, किस प्रकार से बेंजीन को बनाया जाता है। तो देखिए बेंजीन का विरेचन किस प्रकार से होता है। देखिए सबसे पहली बात है कि बेंजीन को व्यावहारिक रूप से कोलतार से प्राप्त किया जाता है, यद्यपि इसे निम्नलिखित प्रयोगशाला विधियों द्वारा बनाए जा सकते हैं। देखिए एथाइन के चक्रीय बहुलीकरण से, तो हमने इसके बारे में अभी पढ़ा था हमने। सेकंड है कि एरोमेटिक अम्लों के कार्बोक्सिलीकरण से। देखिए बेंजोइक, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होती है।
तो किस प्रकार से प्राप्त होती है आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर है ये रहा कि बेंजोइक अम्ल दे रखा है आपको, इसका सोडियम लवण है, उसकी रिएक्शन करा दोगे NaOH के साथ में, फिर सोडा लाइम के साथ में, तो आपको मिल जाएगी बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। आगे बोला है कि फिनोल के अपचयन से, देखिए फिनोल की वाष्पों को जस्ता चूर्ण यानी कि जिंक चूर्ण से प्रभावित करने पर ये बेंजीन में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जिंक क्या करता है, इसके ऑक्सीजन को कहा जाता है भैया, ये बना लेता है जिंक ऑक्साइड और आपको यहाँ पर मिल जाती है बेंजीन। अब हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुणधर्म। देखिए गुणधर्म में भौतिक गुणधर्म आप सभी लोग जानते हैं, रंग के बारे में, कैसा दिखता है, कैसी गंध आती है। तो देखिए बहुत सामान्य भौतिक गुणधर्म एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय अणु है। तो सबसे पहली बात ये क्या है, अध्रुवीय होता है, ध्रुवीय नहीं होता। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। ये सामान्यतः विशिष्ट गंध युक्त रंगहीन द्रव्य ठोस होते हैं। आप नेपथलीन की गोलियों से चिर परिचित हैं। इसकी विशिष्ट गंध तथा सलभ प्रतिकर्षी गुणधर्म के कारण इसे शौचालय में तथा कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जल में अमिश्रणीय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं कि ये कजली यानी कि सूटी लौ के साथ जलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, देखिए रासायनिक गुणधर्म मेरिनो को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा अभिलक्षित किया जाता है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में ये संकलन तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। साधारणतया एरीन नाइट्रोकरण हेलोजनन सल्फोनेशन फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलन एसिटलन आदि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रागी एक आक्रमणकारी अभिकर्मक E+ है। तो सबसे पहला देखेंगे नाइट्रीकरण में क्या होता है। यदि बेंजीन वलय को सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बुलाया जाता है नाइट्रिकारी मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन वलय में नाइट्रो समूह प्रविष्ट हो जाते हैं। तो नाइट्रो समूह क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर ये होता है कुछ इस प्रकार से, ये आपके नाइट्रिकारी मिश्रण होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या बनाता है, आपके बनाता है NO2+ और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बेंजीन वलय में जुड़ जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, मेरे पास होती है बेंजीन, यहाँ पर है बेंजीन में। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाता हूँ जो क्या करता है इस पर आकर के जुड़ जाता है और यहाँ पर बना देता है आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कुछ इस प्रकार की होती है। ये लीजिए। तो आगे देखोगे आप हैलोजनीकरण या फिर हैलोजनन, तो इसमें हैलोजन किस प्रकार से जुड़ी जाती है। देखिए लुईस अम्ल जैसे कि FeCl3 FeBr3 तथा LCl3 की उपस्थिति में एरीन हैलोजन से अभिक्रिया कर हैलोवेरिन देती है। यहाँ पर क्या बना देगा, यहाँ पर बना देगा ये बना देगा AlCl4+- यहाँ पर बन जाएगा आपके Cl+ और Cl+ इसमें आकर के जुड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो मेनली जो रिएक्शन होती है इस प्रकार की क्रियाविधि का पालन करती है सारी की सारी। अब देखेंगे आप सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल समूह द्वारा वलय के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन कहलाता है। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो बेंजीन की रिएक्शन कराओगे आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में या फिर SO3 के साथ में, तो आपको यहाँ मिल जाएगा SO3H और साथ में जल मिल जाएगा, इसको बुलाते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इसके बाद है आपके फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए फ्रीडलक्राफ्ट निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। ये होती है आपकी फ्रीडलक्राफ्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए CH3Cl ये रिएक्शन करता है AlCl3 के साथ में, तो इससे आपको मिलता है यहाँ पर मिल जाएगा CH3+ और AlCl4-। अब ये क्या करेगा, जो CH3+ है ना इस बेंजीन वाले में जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको C2H5+ और ये क्या करेगा इसमें जुड़ जाएगा। तो ये अभिक्रिया होती है बेंजीन वाले की। हाँ देखिए आपको बोला है कि आगे आपको क्या बोला गया, आपको आगे बोला गया कि 1 क्लोरोप्रोपेन की बेंजीन से अभिक्रिया कराने पर N प्रोपिल बेंजीन की अपेक्षा आइसोप्रोपिल बेंजीन क्यों प्राप्त होती है। मेरे सामने दे रखा है मुझे C2, मुझे दे रखा है यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर दे रखा है क्लोरीन। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ AlCl3 के साथ में, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 2 3 और ये प्लस। अब मुझे मिलेगा कार्बन आयन। आप सभी लोग जानते हैं कार्बन आयन करते हैं अपना पुनर्विन्यास, तो ये कर लेगा यहाँ पर आ जाएगा। तो अब क्या करेगा, ये जुड़ेगा बेंजीन वाले से। बेंजीन वाले से जुड़ने पर ये बना देता है मेरे यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन कुछ इस प्रकार का यौगिक। तो ये वाला उत्तर आपको यहाँ पर मिल गया। तो आगे आपको बोला है कि फ्रीडलक्राफ्ट एसिलीकरण या फिर एसिटिलन लुईस अम्ल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की एसिल हैलाइड अथवा एसिड एनाइड के साथ अभिक्रिया कराने से एसिल बेंजीन प्राप्त होती है। सेम प्रोसेस यहाँ पर बना करके दे देगा मुझे ये CH3C++ और इधर बन जाएगा AlCl4- और जो भी प्लस यहाँ पर बनता है उसको क्या करो बेंजीन में जोड़ दो डायरेक्ट, तो ये बन गया आपको। देखिए आप यहाँ पर समझ चुके हैं क्या हो रहा है। आप यहाँ पर भी देखोगे, आपको यहाँ पर दे रखा है एसिटिक CH3C++O CH3। अब इसकी रिएक्शन कराओगे आप AlCl3 के साथ में, ये क्या करता है इसको तोड़ देता है, यहाँ से तोड़ देगा, ये बना देगा आपके CH3C++O+ और इसका बना देगा ये अम्ल बना देगा CH3COOH और इसको आप यहाँ पर जोड़ दो COCH3।
आपको बोला है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक को आधिक्य में लिया जाए तो पुनः प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं द्वारा बेंजीन के दूसरे हाइड्रोजन यानी कि उत्तरोत्तर प्रतिस्थापित होंगे। उदाहरण स्वरूप बेंजीन की क्लोरीन की आधिक्य मात्रा के साथ एवं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर इसको बोला जाता है हेक्साक्लोरोबेंजीन C6Cl6 प्राप्त की जा सकती है। ये होती है कुछ इस प्रकार की, इसकी संरचना आप देख सकते हैं। अब आगे बोला इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन की क्रियाविधि। अब क्रियाविधि क्या होती है हम पहले हमने बताया था, अब आप इसको देखोगे तो इसमें तीन स्टेप होते हैं। इसको बोलते कि इसको लिखा जाता है SE। E का मतलब होता है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो निम्न अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं की उत्पत्ति होती है। सेकंड में क्या होता है कार्बन आयन बनता है। थर्ड में क्या होता है मध्यवर्ती कार्बन आयन से प्रोटॉन का विलोपन हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं की उत्पत्ति। तो बेंजीन के क्लोरीनीकरण के लिए एल्किलन एसिलन तथा निर्जलन में AlCl3 जो लुईस अम्ल आक्रमणकारी अभिकर्मक के साथ संयुक्त होकर क्रमशः Cl+, R+, RCO+। देखिए इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा AlCl4-, ये बना लेगा Cl+, यहाँ से क्या कर लेगा ये Cl को तो देखिए एल्यूमिनियम ले जाता है, जो बाकी का बचता है उसको क्या कर लेते हैं प्लस बना देंगे। यहाँ पर बन जाएगा CH3+, यहाँ बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड प्लस AlCl4-। नाइट्रोकरण के संदर्भ में सल्फ्यूरिक अम्ल से नाइट्रिक अम्ल को प्रोटॉन के स्थानांतरण पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाइट्रोनियम आयन यानी कि NO2+ इस प्रकार बनाता है। अब आपने देखा था कि सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे थे आप और साथ में ले रहे थे नाइट्रिक अम्ल, ये मिलकर के बना देते हैं क्या बना देते हैं आपके यहाँ पर बना देते हैं आपके कुछ इस प्रकार से NO2+ बना देते हैं। तो आपको तो क्या करना है बेंजीन बल में NO2+ बना करके लाकर जोड़ देना है। अब क्या होगा ये रोचक तथ्य है कि नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति की प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की भांति तथा नाइट्रिक अम्ल क्षारक की भांति कार्य करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से नीट में प्रश्न आ चुका है आपके कई बार आया है, 2-3 बार आ चुका है, जेईई मेन में भी आ चुका है। तो आपको यहाँ पर क्या एक तो है आपके नाइट्रिक अम्ल और एक क्या है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो आप ऊपर आइए, देखिए ऊपर देखोगे आप यहाँ पर तो आप यहाँ पर पा रहे हैं कि यहाँ से तो निकल रहे हैं आपके H और यहाँ से निकलना चाहिए था OH। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति में सल्फ्यूरिक अम्ल की भांति तथा नाइट्रिक अम्ल क्षारक की भांति कार्य करता है। तो यहाँ से तो निकल रहा है आपके H और यहाँ से निकल रहा है देखिए OH। तो जहां से OH निकलता है OH- देने वाले होते हैं क्षारक और H+ देने वाले होते हैं अम्ल। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे नाइट्रिक अम्ल क्या कर रहा है क्षारक की भांति कार्य कर रहा है, नाम इसका अम्ल है लेकिन काम क्षारक का कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जहां भी अब बात आ जाता है वो आपकी नीट में आ जाता है, जेईई मेन में आ जाता है, एडवांस में आ जाता है, कई बार आ चुका है, तो आप इसको देख सकते हैं। सेकंड है कार्बन आयन एरोनियम आयन का बनना। अब क्या होता है देखिए जो आपकी E+ आया था वो अटैक करेगा बेंजीन पे, बेंजीन पर अटैक करेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये खुद जुड़ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। अब प्लस क्या करेगा देखिए प्लस करने आने पर क्या हो जाता है ये इस बॉन्ड को दे देगा यहाँ पर, ये दे देगा इस बॉन्ड को यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अनुनाद हो जाता है। देखिए इसने ये बॉन्ड दे दिया यहाँ पर, बाद में ये क्या कर देगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसने ये बॉन्ड यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपके एरोनियम आयन आपको बन जाता है। सिग्मा संकुल एरोनियम आयन के sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण रुक जाता है, जिस कारण ये एरोमेटिक गुण खो देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एरोमेटिक गुण खो जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्रोटॉन का विलोपन होता है तीसरे पद में। एरोमेटिक गुण को पुनः स्थापित करने के लिए सिग्मा संकुल sp3 संकरित कार्बन पर AlCl4- यानी कि एल्यूजन एल्किलन तथा एसिलन के संदर्भ में अथवा HSO4- नाइट्रोकरण के संदर्भ में आगमन द्वारा प्रोटॉन का विलोपन कर देता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके AlCl4-, ये आ जाता है, इस पर अटैक कर देगा, अटैक करके बना देगा HCl और साथ में बना देगा AlCl3 और E क्या हो जाएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, जो E तो पहले से जुड़ा हुआ था, ये से कैसे बना जाएगा। तो ये होता है आपके प्रोटॉन का विलोपन। तो टोटल 3 स्टेप हो गई। अब हम पढ़ेंगे युगज अभिक्रियाएं। युगज में क्या होता है देखिए प्रबल परिस्थिति में जैसे कि उच्च ताप एवं दाब पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन द्वारा साइक्लोहेक्सेन बनाती है। तो बेंजीन का क्या करोगे आप हाइड्रोजनीकरण करोगे, सारे के सारे डबल बॉन्ड हटा दो, सारे के सारे बॉन्डों को सिंगल बना दो, तो आपको मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन। आगे बोला है देखिए पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में 3 क्लोरीन अणु बेंजीन वलय पर संयोजित होकर बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 बनाते हैं, जिसे आप गैमेक्सिन भी कहते हैं, लिंडेन कहते हैं, इसका कई सारे नाम होते हैं, 666 भी बोलते हैं आप इसको। तो आगे देखेंगे ये रहा आपके देखिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब देन करने पर क्या होता है देखिए बेंजीन को जलाएंगे, देन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। बेंजीन को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कजली लौ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन बनाती है। किसी हाइड्रोकार्बन की सामान्य देन अभिक्रिया को निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। संतुलन करने के लिए आपको यहाँ पर ये दे रखी है। आगे बोला है देखिए एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशात्मक प्रभाव। देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि एकल प्रतिस्थापित तो बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशात्मक प्रभाव। देखिए यदि एकल प्रतिस्थापित बेंजीन का पुनः प्रतिस्थापन कराया जाए तो तीनों संभावित द्विप्रतिस्थापित उत्पाद समान मात्रा में नहीं बनते। यहाँ 2 प्रकार के व्यवहार देखे गए हैं। पहला है ऑर्थ एवं पैरा उत्पादन।
दूसरा है मेटा उत्पादन। देखिए ये भी देखा गया है कि ये व्यवहार पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाँ, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट आने वाला है, यहाँ से कई बार प्रश्न है आपके नीट में, जेईई मेन में, जेईई एडवांस में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यह भी देखा गया है कि यह व्यवहार पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि आने वाले समूह की प्रकृति पर। इसे प्रतिस्थापियों का निर्देशात्मक प्रभाव कहते हैं। समूह की विभिन्न निर्देशात्मक प्रकृति का कारण नीचे वर्णित किया गया है। सबसे पहले बोला गया आपको कि ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी समूह, वे समूह जो आने वाले समूह को ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं, उन्हें ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम फिनोलिक समूह के निर्देशात्मक प्रभाव को की व्याख्या करते हैं। फिनोल निम्नलिखित संरचनाओं का निरसंकर है। तो फिनोल में क्या किया मैंने, इस वाले जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे दिया, उसके बाद क्या किया, इसको यहाँ दे दिया, यहाँ देने के बाद यहाँ पर जाएगा माइनस, फिर क्या करेंगे, चलता रहेगा। तो आप देखोगे माइनस आ रहा है इसके एक तो ऑर्थो नंबर पर और एक आ रहा है पैरा पोजीशन पर। तो जो भी नया जुड़ने वाला ई प्लस आएगा वो कहाँ पर जुड़ेगा, माइनस माइनस वाली जगह पर, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। तो आप कह सकते हैं कि फिनोल क्या है, आपके ऑर्थो या फिर पैरा निर्देशी हो जाता है। हाँ देखोगे आप, या तो ऑर्थो स्थिति या फिर पैरा। अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व देखे आते हैं, मुख्यतः इन स्थितियों पर प्रतिस्थापन होगा। यद्यपि ये ध्यान रखने योग्य बात है कि OH समूह का -I प्रभाव भी कार्य करता है, जिससे व्यंजन वलय की ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर कुछ इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा, किंतु अनुनाद के कारण इन स्थितियों पर व्यापक इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम घटेगा। अतः OH समूह व्यंजन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही के आगमन के लिए सक्रिय कर देता है। कुछ अन्य सक्रियकारी समूह को उदाहरण देंगे आपके NH2+, NHR, NHCOCH3, OCH3, CH3, C2H5 है। ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो जो भी दाता समूह होंगे वो क्या करेंगे, व्यंजन वलय को ऑर्थो और पैरा निर्देशी बना देंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। आपको बोला है कि एरिल हैलाइड में हैलोजन यद्यपि भी सक्रियकारी है, परंतु प्रबल -I प्रभाव के कारण ये व्यंजन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, जिससे पुनः प्रतिस्थापन कठिन हो जाता है। हालांकि अनुनाद के कारण ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा स्थिति से अधिक आते हैं। ये भी ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी समूह है। हाँ, तो आगे देखिए मेटा निर्देशी समूह कौन होते हैं। मेटा निर्देशी समूह वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। देखिए वे समूह जो आने वाले समूह को मेटा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं, उन्हें मेटा निर्देशी समूह कहते हैं। कुछ मेटा निर्देशी समूह आप देख सकते हैं, NO2CN, CHO, COR, COOH, COOR, SO3H आदि हैं। आइए नाइट्रो समूह का उदाहरण लेते हैं। नाइट्रो समूह प्रबल -I प्रभाव के कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देता है। नाइट्रो बेंजीन निम्नलिखित संरचनाओं का अनुनाद संकर है। तो क्या करेगा, आप इसका अनुनाद बनाओगे, संकर बनाओगे, तो आप देखोगे कि ये क्या करता है, ये केवल मेटा स्थिति पर क्या करता है, आपके मेटा स्थिति पर ही हमेशा वो बनाता है। ये देखिए मेटा स्थिति पर ही प्लस बनाता है। जो आपके ऑर्थो वाला होता है ना, वो क्या होता है, स्थायी नहीं होता। आप देखोगे इतना स्थायी नहीं है। तो देखिए नाइट्रो बेंजीन में बेंजीन वलय पर व्यापक इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, जो पुनः प्रतिस्थापन को कठिन बनाता है। अतः इन समूह को निष्क्रियकारी समूह कहते हैं। मेटा स्थिति की तुलना में ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। परिणामतः इलेक्ट्रॉन्स नहीं तुलनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन धनी स्थिति मेटा पर आक्रमण करता है एवं प्रतिस्थापन मेटा स्थिति पर होता है। हाँ, तो ये है आपके। देखिए अब आगे बोला गया कि कैंसर जन्य गुण तथा विषाक्तता, तो व्यंजन की वजह से बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रही है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, देखिए व्यंजन तथा बहु केंद्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 से अधिक जुड़ी हुई वलय हों, ये नीचे दे रखे हैं वो वाले। हाँ, विषाक्तता कैंसर जनित कैंसर जनी गुण दर्शाते हैं। बहुल केंद्रीय हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थों जैसे कि तंबाकू में, कॉल में, पेट्रोलियम के अपूर्ण देन से बनते हैं, जो मानव शरीर में प्रवेश कर विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा DNA को अंततः नष्ट कर कैंसर उत्पन्न करते हैं। कुछ कैंसर जनित हाइड्रोकार्बन नीचे दिए गए हैं, ये रहे। देखिए ये क्या करते हैं, कैंसर फैलाते हैं। 1,2-बेंज एंथ्रासीन, 3-मेथिल कॉन्थेनिन, 1,2-बेंज फायरिन, 9,10 डाइमेथिल 1,2-बेंज एंथ्रासीन या फिर डाइबेंजीन एंथ्रासीन। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर है ना, पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, जो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं उस चैनल पर, और अगर आप पहले से हो तो अपने दोस्तों को यहाँ पर लाइएगा। देखिए अगर आप लोग ज्यादा से वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।